से कल की क्लास में लास्ट में चर्चा किए थे कि जमींदारों ने सूर्यास्त कानून के तहत उनका जमींदारी नीलाम हो रहा था तो उससे बचने के लिए फर्जी नीलामी का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया था। तो फर्जी नीलामी क्या था, जो वर्तमान में 1797 में चला और वहाँ पर 95% लगभग जितने भी नीलामी हुई उसमें फर्जी ही हुए। ये फर्जी नीलामी के तहत क्या किया जाता था कि जो जमींदार होता था वो निश्चित की गई तारीख को अपना राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। ऐसे में वो क्या करता था कि जब नीलामी होती तो उसमें अपने ही व्यक्ति को नीलामी में बिठा देता और उस व्यक्ति को कह देता कि जब नीलामी हो तो उसमें ऊंची से ऊंची बोली वही लगाए, और ठीक वैसा ही उसका व्यक्ति अपना व्यक्ति होता था, वो ऊंची बोली लगाकर जमींदारी खुद के हाथ में ले लेता था और पुनः इस प्रकार से जमींदारी जो पहले के जमींदार होते थे उसी के हाथ में आ जाती थी। तो ये फर्जी नीलामी का एक षड्यंत्र था, तरीका था, जो वर्तमान में घटा 1797 में 95% से भी अधिक। अगला प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण है। तो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कुछ कारण थे, जिनमें से एक कारण ये था कि अंग्रेजी कंपनी को ये मानना था कि हमारा ये अगर हम इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करेंगे तो इससे क्या होगा कि व्यापार में भी वृद्धि होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने से खेती होगा, खेती करेंगे तो व्यापार में भी इनडायरेक्ट रूप से हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ राजस्व भी, जब खेती करेंगे तो राजस्व की मात्रा भी अधिक से अधिक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इनका मानना था कि जब हम अस्थायी कर देंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है अस्थायी बंदोबस्त, तो ये उनका मानना था कि जब हम ये फिक्स कर देंगे जमींदारों के साथ कि हाँ आपको इतना राजस्व देना है, तो कंपनी को कितना आय प्राप्त होने वाला है, कितना राजस्व प्राप्त होने वाला है, ये एकदम बेफिक्र होकर निश्चित रहेंगे कि हाँ इतना हमें प्राप्त होने वाला है, आश्वस्त रहेंगे इतना राजस्व प्राप्त होने वाला है। दूसरा पॉइंट, और ये कंपनी चाहते थे कि हम भारत में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था लागू करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो पहले के राजा थे उनको जमींदार बना दिया ताकि वे जमींदार के पद पर रहे, वे राजस्व इकट्ठा करे और वो हमें दे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से पहले के जो राजा अर्थात जमींदार जो हैं वो भी अपने आप में संतुष्ट रहे। तो इन कारणों से इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रमुख कारण में हम क्या देखें कि कृषि उपज जो होगा तो उससे व्यापार में इनडायरेक्टली सहयोग मिलेगा, कृषि करेंगे तो व्यापार में सहयोग मिलेगा, राजस्व प्राप्ति होगा, ये आश्वस्त रहेंगे कंपनी कितना हमको राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाला है, इसका कोई मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, वो फिक्स रहेंगे। और एक और कि शासन अगर बढ़िया से लाना है, राजा का विरोध नहीं सहना है, पहले का राजा का विरोध, तो उसको कोई हम पद दे दें, जैसे जमींदार का पद दे दें, जिससे क्या होगा अपने जगह पर संतुष्ट रहेगा और कहीं ना कहीं अपने लोगों से ही राजस्व इकट्ठा करके हमें दे देगा। इसके लिए हमें किसी प्रकार से उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करना होगा, वो खुद से राजस्व इकट्ठा करेगा और हमें दे देगा। ये कारण थे जिसके कारण इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। अगला समझते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1793 में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था बंगाल से, लेकिन ये बहुत सही नहीं चल पाया क्योंकि राजस्व इकट्ठा करना उतना आसान काम होता नहीं है, तो इस्तमरारी बंदोबस्त असफल हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे, तो कुछ कारण थे, जिसमें से ये कह सकते हैं कि शुरू से ही ये फिक्स कर दिया गया राजस्व की राशि, जो कि बढ़ाकर रख दिया गया था, मतलब कृषि उपज से ज्यादा रख दिया गया था, मतलब कृषि उपज उतना नहीं हो पाती थी और उतना बेनिफिट किसानों को नहीं हो पाता था, और शुरू से ही फिक्स कर दिया गया कि हाँ बढ़ाकर लिया जाएगा। तो शुरू में कम रखना चाहिए था, लेकिन शुरू से ही राजस्व की जो मांग थी, डिमांड थी, वो ज्यादा रख दी गई, तो किसान कहाँ से चुका पाएंगे, ज्यादा अगर राजस्व रख दीजिएगा तो नहीं चुका पाएंगे, तो ना किसान चुका पा रहे थे जमींदार को राजस्व। अब जब किसान दे ही नहीं रहे हैं जमींदार को राजस्व, तो जमींदार कहाँ से कंपनी को देगा, तो ये पहला कारण था। दूसरा है, उस समय कृषि उपज भी अच्छी नहीं थी, राजस्व की मांग तो ऊंची थी ही, कृषि उपज भी अच्छी नहीं थी और ना ही फसलों का कीमत अच्छा मिलता था कि चुका दे। दूसरा कारण ये भी है। और तीसरा कारण ये है कि नहीं अगर अच्छी उपज है उसके बावजूद, जैसे एक नियम रहता उसमें कि उपज नहीं हुआ तो राजस्व नहीं लिया जाए या कम कर दिया जाए, लेकिन क्या था उस समय कि अगर उपज ना हो फिर भी किसानों को कर चुकाना ही पड़ता था, चाहे जैसे चुकाइए, अगर नहीं चुकाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। कठोरता के साथ मतलब इस चीज का पालन किया जाता था सैनिक को भेजकर, तो उस स्थिति में भी जमा करना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए किसान क्या तरह तरह के उपाय सोचेंगे। क्या उपाय सोचेंगे कि किसी न किसी प्रकार से हम छोड़ देंगे जमीन की, हम खेती नहीं करेंगे, या टाल देंगे बात को कि हम बाद में चुकाएंगे, थोड़ा लेट होगा, तो इस प्रकार से ये तरीका अपनाते थे। तो ये भी कारण हुआ, जमींदारी सही नहीं चल पाया। और चौथा कारण ये था कि जब किसान ही नहीं दे पा रहे हैं तो जमींदार भी नहीं चुका पा रहा है सही समय से राजस्व की मात्रा कंपनी को, तो एक कानून था सूर्यास्त कानून, यानी किसी निश्चित तारीख के पहले संध्या मतलब शाम होने से पहले जमा कर देना पड़ता था, और जब अगर ऐसा नहीं कर पाता था जमींदार तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती। तो ये इन कारणों से क्या हुआ कि जमींदारी जो था धीरे धीरे पूरा नीलाम होने लगा, मतलब लोग जमींदार के पद पर रहना नहीं चाहने लगे, क्योंकि
बेनिफिट नहीं हो पाता था, उनकी बार बार नीलामी हो जाती थी, और तो इस प्रकार से असफल हो गया ये इस्तेमाली बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा का सकते। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो एलिजाबेथ से ये मिला था अधिकार भारत में व्यापार करने का, इनको जो वहाँ की महारानी थी। उस समय अंग्रेज के समय भारतीय किसानों को रैयत के नाम से जाना जाता था, जबकि छोटे किसान को योमान के नाम से जाना जाता था। योमान, और किसान को रैयत बोलते थे, छोटे किसान को योमान बोलते थे। और एलिजाबेथ से मिला था परमिशन कि भारत में व्यापार करें। तो जमींदारों की शक्ति को कम करने के लिए कंपनी द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। जब जमींदार राजस्व का भुगतान सही से नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी शक्ति को कम करने के लिए कंपनी ने कुछ कदम उठाए। जैसे क्या किया कि उनके पास जो सैनिक था उसको भंग कर दिया, तोड़ दिया, कम कर दिया, उनकी संख्याओं को कम करने का काम किया। उनकी जो छावनी था, उनके जो किले थे, सैनिकों के रहने के जो छावनी थे, सबको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया, क्योंकि ना रहेंगे किले, ना सैनिक रखेगा जमींदार, तो उसकी शक्ति को कम करने का कोशिश किया गया सेना को भंग करके। दूसरा है कि उन्होंने सीमा शुल्क लेने का अधिकार जो था जमींदारों के पास, उसको भी खत्म कर दिया कि अपने सीमा में जो रहते थे, जिस जमींदार की सीमा में जितने भी लोग रहते थे, उनसे सीमा शुल्क लिया जाता था, उस लेने का अधिकार भी कंपनी ने समाप्त कर दिया। इसके अलावा पुलिस और न्याय व्यवस्था भी जमींदारों के हाथ में होता था। न्याय करने का जो जिम्मा है, उसके बदले न्याय शुल्क लिया जाता हुआ, सारा कुछ वो समाप्त कर दिया कंपनी ने। यानी न्याय और पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी उनसे छीन लिया गया जमींदारों से। और कचहरी में जो काम जमींदारों का होता था, जमींदार संभालते थे, उसकी जगह पर अब क्या कर दिया गया, इनकी शक्ति को कम करने के लिए कलेक्टर की नियुक्ति कर दिया गया, जो जमींदार के कार्य को देखरेख करेगा, मतलब उस पर पैनी नजर रखेगा। तो कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई, तो जिससे कहीं ना कहीं जमींदार की शक्ति में क्या हुआ, कमी हुआ। एक अमला नाम के अधिकारी होते थे जो राजस्व जमा करते समय जमींदार के साथ होते थे। राजस्व जमा करना एक पारिश्रमिक कार्य था। कैसे? ये निश्चित तौर पर पारिश्रमिक कार्य था, मेहनत वाला कार्य था, क्योंकि खराब फसल होना आम बात था उस समय, उतनी सुविधा नहीं थी, कृषि उपज अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि अच्छी उपज होगी, तो अच्छी फसल उपज होती नहीं थी, और ना ही उनकी अच्छी कीमत मिलती थी जिससे किसान बेचकर उस राजस्व की राशि को चुका पाए। तो ऐसे में किसान क्या करते थे कि तरह तरह से बचने का उपाय करते रहते थे। या तो वो बहाना करते कि हाँ बाद में दे देंगे, अभी नहीं है, ये वो बहाना करके बचने की कोशिश करते। और कभी कभी तो किसान इस दृष्टिकोण से भी बहाना करते ताकि जब मैं लेट करूंगा तो सूर्यास्त कानून के तहत जमींदार का जमींदारी नीलाम हो जाए, और जिससे मैं फिर कर देने से बच जाऊं जमींदार को, क्योंकि अब वो नीलामी दूसरे हाथ में चला जाएगा, फिर वो शुरू से अपना हिसाब करेगा और अलग भराएगा, तो ये पुराना तो बच जाएगा ना। तो इस उद्देश्य से भी ये किसान बचने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, पारिश्रमिक था। इसी प्रकार एक मामला है 1798 में लगभग 30,000 जमींदारों का राजस्व संबंधी मामले लंबित थे, बकाये थे। एक मामला रिपोर्ट आया जिसमें 30,000 जमींदारों के राजस्व बाकी थे।